या ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए प्यारे बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो इस चैप्टर से निकाले गए हैं, और इन्हीं के थ्रू आप कुछ टॉपिक जो आपके रहते हैं इस चैप्टर में वो समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 2-bromo-2-methyl propane is allowed to react with alcoholic KOH solution. The major product formed is। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर पता होना चाहिए जो 2-bromo-2-methyl propane है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पेरेंट चेन कैसे ड्रॉ की जाती है, सबसे लास्ट में जो आपका नाम लिखा हुआ है उसको देखिए, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन की चेन आपकी ऐसे है, 2 पर ब्रोमो है और 2 पर ही क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी है वो आप हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। ये बन गया आपका 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन जो भी है। तो इसमें पूछा गया है कि जब आप इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखनी है, अल्कोहलिक KOH जो होता है आपका, ये एलिमिनेशन कराने का काम करता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये एलिमिनेशन कराता है और एलिमिनेशन कराएगा हमेशा बीटा पोजीशन से। तो इसलिए ये बीटा एलिमिनेशन कराने में काम आता है। लेकिन इसी जैसा एक रिएजेंट और होता है आपका एक्वस KOH। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए, जो आपका एक्वस KOH है वो सब्स्टिट्यूशन कराने में काम आता है, यानी इससे आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर अल्कोहलिक KOH है और एलिमिनेट कराने की बात की गई है। तो जहां कहीं भी आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है बच्चों, वही कार्बन आपका क्या होता है, अल्फा। तो उसके साइड वाले कार्बन कौन से हो गए आपके, बीटा हो गए। ये भी कार्बन बीटा है, ये भी और ये भी। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन निकल के जाता है। तो यहां से Br तो जाएगा ही, साथ में किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। मान लेते हैं इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकल के चला गया, ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा D। पता चल गया। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, एन SN1 रिएक्शन ऑफ एन इनेंशियोमेरिकली प्योर कायरल अल्काइल हैलाइड गिव अ प्रोडक्ट। जब आप कोई SN1 मैकेनिज्म कराते हो किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें बताइए आपका प्रोडक्ट बनता कैसा है। तो बच्चों ध्यान रखना, SN1 में ये मैकेनिज्म आपका 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसके अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आपकी इस चीज पर डिपेंड करेगी कि आपने कार्बोकेटाइन कौन सा ले रखा है यहां पर। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों, जो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वही इस SN1 मैकेनिज्म में रिएक्ट करने के लिए आते हैं। SN2 में क्या होता है बच्चों, सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म होता है आपका, और इसके अंदर वो अल्काइल हैलाइड आते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जैसे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। SN1 में बच्चों आपका बनता है रेसिमिक मिक्सचर। इस चीज को भी आप लिख लीजिए, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है बच्चों आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट भी और रिटेंशन प्रोडक्ट भी दोनों ही बन जाते हैं और इक्वल अमाउंट में बन जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है SN1 मैकेनिज्म। लेकिन SN2 में बच्चों आपका बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट, इस चीज को ध्यान में रखिए, इन्वर्जन प्रोडक्ट। समझ में आया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैं आपसे इसी का क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है या स्टेबिलिटी है किस चीज पर डिपेंड करती है। यहां तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता था, लेकिन SN2 में आप क्या बताएंगे। SN2 में लिख लीजिए, प्रोडक्ट जो बनेगा टोटली डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस पर।
स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग जानते हो क्या होता है? पता होगा, भीड़, क्राउडनेस जिसको कहा जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर क्या बनता है? आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। वैसे इनका पूरा नाम तो आपको पता भी होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म होते हैं आपके। और ये 1 और 2 का मतलब होता है बच्चों कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो है 1, यूनिमॉलिक्यूलर है, और यहां पर मॉलिक्यूलरिटी है 2, यानी यहां पर 2 रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट करते हुए दिखते हैं आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोबेंजीन है आपके पास और आपने क्लोरीन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करा दिया है, तो आपको क्या मिला वहां पर? ऑर्थो और पैराक्लोरो कंपाउंड मिल गया, बिल्कुल मिलेगा। तो ये बताइए कि ये मैकेनिज्म कौन सा है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? चलिए इस चीज को समझते हैं। आपने अटैक करवाया है क्लोरीन का, तो बच्चों सबसे पहले आपने ले रहा है क्लोरोबेंजीन, जिसके ऊपर आप ये अटैक करा रहे हैं, यही होगा। इसके अंदर आपने क्लोरीन डाला होगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में डाला होगा आपने? एनहाइड्रस FeCl3 लिख दो, AlCl3 लिख दो, एक ही बात होती है, दोनों ही आपके लुईस एसिड होते हैं। तो बच्चों यहां पर होता कुछ ऐसा है, ये क्लोरीन अपने अंदर से 2 आयन जनरेट करता है, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज वाला, और एक नेगेटिव चार्ज वाला। ये भी ध्यान में रखना, यहां पर ये जो फॉर्मेशन हो गई न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की, खुद से नहीं हुई है, दोनों सेम है, तो पोलैरिटी तो है ही नहीं, फिर भी चार्ज कैसे आ गया? इसकी वजह से आया है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये रिएजेंट यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करने में हेल्प करता है। अब सुनिए, ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर अटैक करता है, या तो ऑर्थो पर करेगा या फिर पैरा पर करेगा, क्योंकि आप एक बात खुद से बताइए, क्या बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड नहीं होते? आपके होते हैं। और 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? कि ये रिंग आपकी कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े हैं अंदर। तो आप ये बताइए, इस पर अटैक तो वही करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। भाई इसको लेने की क्या जरूरत है? जब इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो ये लेकर करेगा भी क्या? ये तो देगा किसी को इलेक्ट्रॉन, तो देगा किसको? जो लेने वाला होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल बच्चों यहां पर तब अटैक करता है जब आपका यहां से एक हाइड्रोजन निकल के जाता है, यानी हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पे ये इलेक्ट्रोफाइल आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, कभी भी कोई भी रिंग आपको ऐसे लिखी हुई मिल जाए, बेंजीन रिंग, और उस पर आपसे पूछ रहा है कि बताइए किसका अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का या फिर इलेक्ट्रोफाइल का? कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बता दो उसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही वो चीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रखी है, उसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ही वो बेंजीन रिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखना, इस रिंग के ऊपर हो तो सकता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, लेकिन वो तब होगा जब इस रिंग के ऊपर आपका क्या जुड़ा हो? कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। इसके अंदर आपका जुड़ा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। क्या आप मेरे को कोई 1 या 2 एग्जाम्पल बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का? क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्डिहाइड होता है, और नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, Which of the following belong to the class of allylic halide? इन चारों में से अलाइल हैलाइड आप किसको कहेंगे? सबसे पहली बात, अलाइल हैलाइड क्या होता है? सबसे पहले भाई आप लिखते हो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन को ऐसे, विनाइल बना दिया आपने। इसके आगे अगर मैं एक कार्बन और लगाऊं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3, उससे ठीक पीछे वाले क्या होते हैं? sp2। तो इस ग्रुप को कहा जाता है अलाइल ग्रुप, और इस पर आपने जोड़ दिया कोई हेलोजन, अलाइल हैलाइड तो आपका बन गया। तो अब यही कुछ सीक्वेंस इसमें से किस कंपाउंड में आपको नजर आ रहा है, ये बता दीजिए।
डी या सी? देखिए यहां पर तो ये हेलोजन जुड़ा ही उस कार्बन पर है जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि आप तो ये देख रहे हैं कि इस कार्बन का तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, ना आगे है ना पीछे है, और उसी पर हेलोजन होना चाहिए। इसमें आप देखोगे तो बीच में दो सिंगल बॉन्डेड कार्बन आ गए, ये भी पॉसिबल नहीं है, आना चाहिए एक ही, क्योंकि इसके ठीक पीछे वाला डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए। इसमें आप देख लो ये फिर से दो डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इस कंपाउंड को देखिए इतना लिखूं तो ये एक कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और फिर अगला कार्बन जिसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, और उसी पर क्या जुड़ा है? आपका हेलोजन। तो ध्यान से देखिए पहले दो कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसी पर आपका हेलोजन। तो समझ जाइए वही क्या है? आपका अलाइल हैलाइड है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपको कायरल दिख रहा है? कायरल होता है बच्चों जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, यानी चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो। देखिए इस कार्बन में अगर आप देखोगे दो CH3 जुड़ गए हैं, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दो सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए इसके अंदर। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं एक तो मिथाइल हो गया, एक ब्रोमीन हो गया, एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप है आपका। तो इसके तो चांस है और हो भी सकता है, पर चलिए एक बार आगे देखते हैं। ये दो CH3 फिर से आ गए, ये हो ही नहीं सकता। और यहां पर ये हो सकता है, इसमें आप देखिए इधर है CH2Br, CH3, CH3, दो CH3 आ गए, ये भी कायरल नहीं हो सकता। तो बच गया क्या? यही है फिर आपका। ठीक है, यानी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से सेटिस्फाई तो इसी के अंदर हो रखी है। ठीक है, उसके बाद है मेटाजाइलिन। बच्चों सबसे पहली बात तो मेटाजाइलिन देख लीजिए क्या होता है। जब आपके बेंजीन के ऊपर दो CH3 ग्रुप लगे हों, लेकिन मेटा पे कह रखा है तो मेटा पे एक CH3 को लगा दीजिए, ये बन गया मेटाजाइलिन। पूछ रहा है कि इसमें अगर मैं ब्रोमीन को डाल दूं, यानी मैं इसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा रहा हूं, किसकी प्रेजेंस में? FeBr3 की प्रेजेंस में, या फिर AlBr3 हो सकता है, कोई भी आपने लगाया होगा। तो बताइए प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? दो ऑप्शन तो ये हैं जो आपको देख लो दिख रहे होंगे इसमें अच्छे से। ब्रोमीन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन इस वाले के ऑर्थो पर जुड़ा है, या फिर उनमें से देखिए, या फिर एक दो ऑप्शन आगे लिख रखे हैं इसके। चलिए मैं वैसे ही बता देता हूं, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी नहीं, तो एक बार उस पेज पर एक बार इस पेज पर। इसका आंसर मैं वैसे ही बता देता हूं क्या होगा। देखिए आपका मेटाजाइलिन था, ये था, देखिए अगर यहां से आपका वो Br पॉजिटिव अटैक करे, यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करे, तो पहली बात तो बच्चों ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, क्राउडनेस हो रखी है, इनके बीच में से घुसेगा कैसे ये? तो इसका मतलब यहां पर तो अटैक कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल ही है इसके अंदर। तो उन बाकी में आप ये देखिए एक बार कि दो ऑप्शन ऐसे ही हैं जिनमें ये Br बीच में आया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, हो ये भी नहीं सकता क्योंकि इसमें भी ब्रोमीन बीच में घुसा हुआ है। लेकिन अगले में देखिए आप, उनमें पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता ही कहां पर है? ऑर्थो और पैरा पर। तो या तो इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पैरा हो या फिर इसके कंपैरिजन में हो, लेकिन होना तो चाहिए ऑर्थो और पैरा ही। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है तो इसके रिस्पेक्ट में फिर ये तो मेटा हो गया, ये तो गलत है। तो इसका ऑप्शन बच कौन सा गया? यही। देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर ये आपका ऑर्थो है तो इसके रिस्पेक्ट में फिर ये आपका पैरा भी है, और ये ब्रोमीन इनके बीच में कहीं पर भी नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती बीच में। तो
तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, Which of the following compounds will undergo racemization when react with aqueous KOH? सबसे पहली बात बच्चों, रेसिमाइजेशन मैंने आपको समझाया है SN1 मैकेनिज्म में ही बनता है। रेसिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कहां बनेगा? SN1 मैकेनिज्म में। और SN1 में बच्चों कौन जाता है रिएक्ट करने? टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ढूंढिए इनमें से कौन सा है? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है पीछे की तरफ, और वो कार्बन पीछे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वैसे ही प्राइमरी हो गया, ये तो SN2 में जाएगा। ये भी प्राइमरी है, ये भी SN2 में जाएगा। लेकिन ये आप देखिए, जिस पर ये हेलोजन जुड़ा है वो 3 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, यानी टर्शरी तो आपका यही है, तो आंसर भी यही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, यानी बच्चों आपको बनाना है फ्लोरोएल्केन। तो फ्लोरोएल्केन इनमें से किस में बनता है? फिंकलस्टीन में तो आयोडोएल्केन बनेगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपका फ्लोरोएल्केन बनेगा, यानी आंसर तो यही है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्लोरिनेशन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके इस चैप्टर में कहां फॉलो होता है, वो सुनिए। कहीं पर भी आपको ये मार्कोवनी एडिशन, एंटी मार्कोवनी एडिशन, ये दोनों कहीं पर भी लिखे हुए मिल जाएं, ये दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। या फिर बच्चों आपको कहीं पर वुड्स रिएक्शन दिख जाए, वुड्स रिएक्शन, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, तो याद रखना ये आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। और या फिर आपने किसी एल्केन के अंदर डायरेक्ट हेलोजन डाल दिया हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बच्चों वो भी आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो यहां पर तो स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा, फ्लोरोएल्केन आप इसी में बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन? समझिए क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ड्रॉ कर लीजिए पहले। ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, और 2 पर लगा रखा है आपने मिथाइल यानी कि CH3। यहां पर आपसे पूछ रहा है अगर मैं इसका मोनोक्लोरिनेशन कराऊं, यानी एक क्लोरीन को कहीं भी जोड़ूं, तो बताइए इसमें कितने आइसोमर मैं बना सकता हूं इसके, यानी कितने कायरल कंपाउंड आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। उस क्लोरीन को अलग अलग कार्बन पर जोड़कर देख लीजिए क्या बन जाएगा आपका यहां पर वो। चलिए देखिए, अगर मैं क्लोरीन को इस कार्बन पर जोड़ दूं, सबसे पहले इसको मैं फर्स्ट कार्बन मान लेता हूं, और इसी पर मैंने जोड़कर बना दिया CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3, यही बनेगा अगर मैंने फर्स्ट कार्बन पर लगा दिया तो। लेकिन बच्चों ये कार्बन तो आपका कायरल नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर तो 2 हाइड्रोजन एक ही साथ आ गए, नहीं हुआ। लेकिन एक कार्बन हो सकता है इसके अंदर कायरल आपका, जानते हो कौन सा? ये वाला देखिए, इधर तो जुड़ा हुआ है पूरा CH2Cl इसके साथ, इधर जुड़ गया पूरा CH3 इसके साथ, इधर जुड़ गया CH2CH3, और एक साइड जुड़ गया ये हाइड्रोजन, ये कार्बन तो कायरल हो गया। लेकिन ये कार्बन कायरल नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकंड कार्बन पे अगर मैं इस क्लोरीन को जोड़ता, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां क्लोरीन अगर मैं जोड़ता, तो भी ये कायरल हो रहा है, हो रहा है। अरे 2 CH3 हो जाते इसके पास, कहां से हो जाता भाई? अगर इस कंपाउंड में मैं इस हाइड्रोजन को मान लो निकाल देता हूं, यही होगा ना? हाँ, या फिर हाँ, हाइड्रोजन को ही निकालकर हमने क्या जोड़ दिया इसके अंदर? क्लोरीन जोड़ दिया। ये कायरल कैसे हो गया आपका? ये 2 CH3 तो सेम आ गए इसके अंदर, नहीं हो सकता ये कायरल आपका। तीसरे के अंदर अगर जोड़ूं, लेकिन इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी और है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें भी नहीं हो सकता, CH3 ये हो जाता भाई, थर्ड हो जाता, फोर्थ नहीं होता। इसके आंसर तो
एक तो स्टार्टिंग वाला था, एक इसमें बन रहा है थर्ड वाले पे। इसका आंसर 2 आएगा। इसका 2 इसलिए आया है, एक तो आपने जोड़ा स्टार्टिंग वाले कार्बन पर क्लोरीन को, तो ये कार्बन तो कायरल हो गया आपका। ये वाला यही किया था हमने, ये कार्बन कायरल हुआ, ये नहीं। तो एक कायरल कंपाउंड तो ये बन रहा है। अगर इसमें मैं दूसरे पे जोड़ रहा हूं तो बन ही नहीं रहा, तीसरे पे बन रहा है, फोर्थ पे नहीं बन रहा, तो 2 बनेंगे इसके अंदर। इसका आंसर 2 होगा, लिख लेना इसका 2। The correct order of increasing the reactivity of CX bond toward nucleophile in following compounds. कौन इनमें से, यानी कि चारों को ही अरेंज करना है, इस वे में अरेंज करना है कि इनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की तरफ दिखानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन सबसे पहले आपको लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करेगा? बताइए कौन जा सकता है? फर्स्ट, ध्यान से देखिए, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। टर्शरी वाला तो आराम से जाएगा रिएक्ट करने, क्योंकि स्टेबल भी है वो। तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ आसानी से रिएक्ट करने कौन जाएगा सबसे पहले? थर्ड वाला कंपाउंड जाएगा। इसको खोल कर देखोगे ना, ये ऐसा ही तो है, CH3 C CH3 CH3 Cl, ये बन तो गया टर्शरी। Cl को निकालोगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, स्टेबल हो गया, जाएगा रिएक्ट करने। उसके बाद देखो, एक चीज तो कंफर्म पहले ही बता देता हूं, ये तो जाएंगे ही नहीं, पहले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि रिंग के ऊपर तो होता इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, ये पूछ रहा हमसे न्यूक्लियोफाइल का, तो इन दोनों को तो हटा ही दो पहले यहां से। अब उन दोनों में देख लो वो कैसा है आपका सेकेंडरी। उसका अगर स्ट्रक्चर खोल के लिखूं मैं, तो 2 CH3 जुड़े हैं बीच वाले कार्बन पर, और बीच वाले पर जुड़ा है आपका ये क्लोरीन ऐसे, सेकेंडरी हो गया ये तो। अगर क्लोरीन निकला, Cl नेगेटिव निकला, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन थोड़ा कम स्टेबल होता है टर्शरी से, तो इसका मतलब ये और धीरे से रिएक्ट करने जाएगा। फिर इसमें तो अभी पढ़ के आए थे पीछे, होता इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, पैरा या फिर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। लेकिन वहीं पर एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अगर रिंग के ऊपर जोड़ दूं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है रिंग के ऊपर। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इसके अंदर जुड़ा हुआ है और ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके अंदर करा सकता है? तो इसका मतलब पहले नंबर पर तो आ गया ये, दूसरे पर आया आपका ये, तीसरे पर आएगा ये, और फिर आएगा ये, क्योंकि इस पर तो होता इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, न्यूक्लियोफाइल का तो होगा ही नहीं। मेरे हिसाब से ये आंसर ठीक है इसका, देख लो सही नहीं है, यही तो बनेगा, सीक्वेंस तो यही फॉलो किया हमने। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा रिएक्ट करने? थर्ड वाला। उससे कम स्पीड में कौन जाएगा? फोर्थ। उससे कम स्पीड में सेकंड, और सबसे लास्ट में फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन कंपाउंड्स को इनकी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज करके बताइए। चलिए इस चीज को बता देते हैं, वही डेंसिटी क्या चीज है। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डेंसिटी का क्या होता है? डेंसिटी को ऐसे रो से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो आप एक बात बताइए, डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड किस पर कर रही है? मास पर। यानी कि डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो समझ लो उस सब्सटेंस का मास कहीं ना कहीं बढ़ा होगा। और डेंसिटी को बच्चों कहा जाता है हैवीनेस, यानी कि वो कंपाउंड भारी कौन सा हो जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे, इनमें से सबसे भारी कौन सा है। देखिए, डेंसिटी मास पर डिपेंड कर रही है, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है? इसका, क्योंकि इसके अंदर एक ब्रोमीन जुड़ा है जो क्लोरीन से बड़ा होता है। तो देख लीजिए, डी सबसे पहले आएगा, और फिर जिसमें 2 क्लोरीन जुड़े हैं, फिर जिसमें 1 क्लोरीन जुड़ा है,
और जिसमें एक भी नहीं जुड़ा वो तो लास्ट में सबसे हल्का तो यही है, क्योंकि मास घटता हुआ रहा है ना। तो देख लीजिए अब 1 2 3 4, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ये ABCD ये हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या हेलो एलिकेन्स को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हेलो एरिन्स को कर सकते हैं? ध्यान देना इस चीज पर। हेलो एल्केन्स क्या है, मैं इसको मान लेता हूं CH3 CH2Cl, हेलो एल्केन हो गया। एक हेलो एरिन मान लेते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन जोड़ देते हैं। बच्चों सबसे पहली बात तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 6। कार्बन कैसा होता है, लगभग नॉन पोलर कंपाउंड बनाता है, आयनिक होते ही नहीं इसके कंपाउंड्स। वाटर में सोल्यूबल कैसे हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है इसका। तो ये जितना कार्बन का कंटेंट बढ़ गया समझ लो वो वाटर में इतना ही इनसॉल्यूबल है, ये घुलेगा ही नहीं। ना तो ये घुलते हैं और ना ये घुलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग के कुछ जो छोटे वाले हेलो एल्केन होते हैं ना, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं पार्शियली सोल्यूबल हो सकते हैं, लेकिन जिसमें कार्बन की चेन की लेंथ ही अगर बढ़ती हुई चली गई तो कार्बन तो इनसॉल्यूबल बना देगा उस चीज को। ठीक है। तो याद रखना ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों ही वाटर इनसॉल्यूबल कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता हूं अब आपसे। ये बताइए CHCl3 है आपके पास, और एक है CCl4 और एक है CH3Cl। इसमें से वो कंपाउंड बाहर निकाल दीजिए जो नॉन पोलर है, जिस पर कोई चार्ज है ही नहीं। बताइए कौन से कंपाउंड की पोलैरिटी जीरो है, इसमें डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो है। चलिए इसकी ट्रिक बताता हूं। किसी भी एलिमेंट को पहले यह देख लो वो बॉन्ड कितने बना सकता है मैक्सिमम। कार्बन कितने बनाता है, 4। अगर किसी भी एलिमेंट के जितने भी उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो सारे ही बॉन्ड अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ गए, समझ लो उसमें आ गई सिमेट्री, उसकी पोलैरिटी है 0, यानी कि उसका डाइपोल मोमेंट हो गया 0। तो आपको दिख गया होगा सारे ही क्लोरीन जुड़े हैं एक वाले में, तो ये नॉन पोलर है आपका, ये बाकी के क्या हैं, पोलर हैं आपके। ठीक है। और वैसे भी आप स्ट्रक्चर से देख लीजिए, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में, ऊपर वाला अपनी तरफ खींच रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 बच गया ये। तो इसका डाइपोल मोमेंट वैसे भी कितना है, 0। तो याद रखना सिमेट्री जहां कहीं भी दिख जाए वो होता ही क्या है, नॉन पोलर। ठीक है। The conversion of an alkyl halide into an alcohol by an aqueous NaOH is classified as, बताइए क्या कहेंगे आप इसको। किसी अल्काइल हैलाइड में, भाई हमारे पास है CH3Cl, ये ले लिया हमने, उसमें हमने डाल दिया into an alcohol by an aqueous NaOH, अल्कोहल डाला भाई इसके अंदर, यानी अल्कोहलिक NaOH डाल दिया एक तरीके से, ये कह रहा है आपसे। एक्वस नहीं, एक्वस NaOH को अल्कोहल के साथ मिक्स करके डाल दिया, इसका मतलब अल्कोहलिक ही माना जाएगा, वो वाला नहीं है ये। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्वस NaOH ठीक था ये। तो इसमें ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, देखिए इसमें क्या होगा भाई, Na पॉजिटिव है आपका, OH नेगेटिव है, क्लोरीन यहां से निकलेगा और ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस OH का यहां पर, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी। ठीक है। तो यही बनेगा इसका, ये इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन है ये भी पूछ ले तो बता देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये, नेगेटिव चीज ने उसके ऊपर अटैक किया है, यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया उसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। उसके बाद है which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most readily। SN1 में तो जाएगा ही वो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना सकता हो, तो टर्शरी इसमें ढूंढ लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं, सारे ही टर्शरी हैं। अब
रिएक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। देखिए, फ्लोरीन से जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ आते हैं तो आयोडीन का साइज क्या हो जाता है? बड़ा। और बड़ा साइज होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल के जा सकते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? आयोडीन। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, इनको मैच कीजिए। इसमें सबसे पहला है क्लोरम फेनिकोल, थायरोक्सिन, क्लोरोक्वीन, क्लोरोफॉर्म। चलिए सबसे पहले वो चीजें मैच कर लो जो तुम्हें पता होती हैं, जो बायोलॉजी में भी पढ़ी होती। थायरोक्सिन पढ़ते हो? थायरोक्सिन कहां आता है? गोइटर, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ये हार्मोन आपका, ये गोइटर बीमारी को रोकता है। क्लोरोक्वीन कहां यूज होता है बच्चों? क्वीन, ये क्वीन वर्ड कहीं भी सुनने को मिल जाए, ये मलेरिया की टेबलेट होती है, ये मलेरिया को ट्रीट करने में काम आता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बच्चों आपने देखा होगा, एनेस्थेशिया की तरह यूज किया जाता है। पेशेंट को बेहोश किया जाता है ना ऑपरेशन करने से पहले, तो क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं उसमें, एनेस्थेशिया। और बच गया आपका क्लोरम फेनिकोल। क्लोरम फेनिकोल बच्चों आपका कहां यूज होगा? टाइफाइड फीवर में यूज होता है, ब्लड सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं होता है। ठीक है। क्या ब्लड सब्स्टिट्यूएंट कुछ है ही नहीं ऐसा। हीमोग्लोबिन का तो पूछ ले तो अलग बात है, आयरन होता है उसके अंदर। ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं आएगा इसमें। कल आप एक काम और करोगे, पैरासीटामोल तो आपने बहुत बार सुना होगा, इंडिया की नेशनल टेबलेट बनने वाली है बस। अब ये किसी को कोई बीमारी हो जाए सब इसी को लेते हैं, है ना। तो आप एक काम करना, इस पैरासीटामोल का मेरे को केमिकल नेम बताओगे कल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट कर लो इसको, कल पूछूंगा आपसे। हाइड्रोक्लोरिक, नो 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 नो, पैरासीटामोल का फॉर्मूला नहीं, नहीं वो केमिकल नेम ये नहीं होता। चलिए वैसे क्या आपने कभी ऐसी टेबलेट्स के नाम सुने जिनमें एजो साउंड आती है? एजो, सिट्रजीन, अजीन, है ना। इनके यूज पता है? मतलब उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट हो सकता है? एजो, एजी, ये कहीं भी लिखे मिले समझ लेना इनके अंदर है नाइट्रोजन। ठीक है। चलिए ये बताइए, केसीएन रिएक्ट करेगा मिथाइल क्लोराइड के साथ और बनाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल क्लोराइड क्या है आपका? CH3Cl। भाई इसमें आपने डाला KCN और आपका बन गया CH3NC और बाहर निकल के आ गया KCl, ये बन गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है CN जो है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल है, ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। अगर ये ऐसे गए ऐसे कहीं पे जुड़े तो इसको कहेंगे साइनाइड। अगर ये NC की तरफ से जुड़े जैसे इसमें जुड़ा हुआ है तो इसको कहा जाएगा आइसोसाइनाइड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है आपको? भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, कौन सा है बताइए? दोनों सही हैं। आपको क्या लगता है इसमें? दोनों सही हैं। ऊपर वाली तो गलत हो गई। जो ये स्टेटमेंट है बच्चों ये गलत है आपकी, क्योंकि एक चीज को आप देखिए इसके अंदर, केसीएन के जो होता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। तो आयनिक बॉन्ड जब टूटेगा तो जल्दी टूटेगा और ये कार्बन ही क्या कर देगा? इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देगा और बनाएगा CH3CN, ना कि NC। तो बनना तो चाहिए आपका साइनाइड वहां पर। ठीक है। ये आइसोसाइनाइड तब बनता जब आपने यहां पर क्या डाला होता? सिल्वर
साइनाइड डाला होता, AgCN, क्योंकि यहां पर कार्बन का बनता इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड को टूटने में लगता टाइम, तब तक ये नाइट्रोजन जाके उस पर अटैक कर देता और नाइट्रोजन की तरफ से वो जुड़ जाता, ये बन जाता CH3NC। तो ये तो गलत हो गया आपका इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसमें आपकी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है और जो सेकंड है वो सही है। 16th क्वेश्चन है आपका, क्या ये एक अलाइलिक हैलाइड है ट्रू या फॉल्स? अब आपने तो वो रट्टा मार रखा होगा बिल्कुल अच्छे से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम तो इसी को अलाइल कहेंगे, है ना। दूसरा कोई आ जाए वो अलाइल हो ही नहीं सकता। ये लग नहीं रहा आपको? ये दो कार्बन तो आपके कैसे हो गए, sp2, ये भी sp2, लेकिन ये तो sp3 है। मेरे को तो लग रहा है कि इसको कहना चाहिए अलाइल, तो मैंने लगता ये अलाइल है। इस चीज को ध्यान में रखिए आप भाई। ये मत देखिए कि कार्बन 4 आ गए 5 आ गए उसके अंदर, बस इतना देखिए sp3 कार्बन के ऊपर तो हेलोजन अटैच होना चाहिए और उसके ठीक पीछे वाले दोनों कार्बन क्या होने चाहिए, sp2, जो कि है यहां पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू, ये सही है, ठीक है। उसके बाद है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम बताइए इनके क्या होंगे। सबसे पहला है DDT। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। और फॉर्मूला क्या बनेगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यानी कि 2 फिनाइल आपने ले रखे हैं, इनके ऊपर जुड़ गया ये क्लोरीन, इसके ऊपर जुड़ गया ये क्लोरीन, इधर से ये कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन है इसके पास और एक कार्बन जो है उसके पास है 3 क्लोरीन। हाँ जी बताइए क्या लगता है आपको इसका IUPAC नेम, क्या वही है जो ऊपर लिखा हुआ है? नहीं है तो क्या हो सकता है? देखिए पेरेंट चेन तो ये हो गई आपकी, तो इसका फर्स्ट, क्योंकि इस पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और वो भी 3 लगे हुए हैं, तो इसको सेकंड नंबर दोगे आप। अब सेकंड नंबर पे 2 क्या जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम का क्या लिखते हैं। अब ये 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 2, और क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो बिस बिस, और उसके बाद पैरा क्लोरोफिनाइल, पैरा क्लोरोफिनाइल, और बाहर क्या लिखा हुआ है 111 ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो इसमें आप लिखना चाहो तो लिख दो 111, नहीं तो सीधा लिख दो ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसका IUPAC नेम है। तो मैं पता भी है ये सब्सटेंस कितना पॉइजनस है, पहले इसको फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता था, लेकिन इतना खतरनाक कंपाउंड है, अगर आपने इसको एक बार यूज किया तो इसका असर वहां पर सॉइल में 20 साल तक रहता है, तो इसको बाद में बैन किया गया। ये एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, मच्छरों को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता था पहले, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट की वजह से इसको बैन किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका IUPAC नेम क्या होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको कहा जाता है जब आप एक साइक्लोहेक्सेन के 6 कार्बन पर 6 ही क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो इसका IUPAC नेम अब आपको क्या लग रहा है, बेंजीन तो ये है ही नहीं, वो तो वैसे ही लिखा हुआ है, कॉमन नेम है, तभी तो पूछ रहा है आपसे उसका IUPAC नेम क्या होगा।
वो बनता बेंजीन से है, इसलिए उसमें बेंजीन लिखा हुआ है। सुन लीजिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है, जब आप बेंजीन के अंदर क्लोरीन डालते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, तो ये सारे क्लोरीन यानी कि 6 होते हैं यहां पर, 6 का भी 12 मान लो आप, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन निकल के 6 क्लोरीन तो चलेगा बाहर, 6 क्लोरीन इस पर जुड़ गए, और 6 वो गए भी नहीं है, वो इसी के अंदर है, ये भी नहीं आएगा फिर तो, रिड्यूस तो हो चुका है ये, बेंजीन तो रहा ही नहीं। अब बताइए इसका साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है? कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, और इसको क्या कहोगे? साइक्लोहेक्सेन, तो लिख दो साइक्लोहेक्सेन, ये है इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है, कहीं आपसे पूछा जा सकता है, गैमेक्सेन, ये भी लिखा जाता है इसको, इस चीज को भी ध्यान में रखना। क्या यूज, ये भी ऐसे यूज होता है जैसे डीडीटी यूज होता है, इन्हीं कंपाउंड्स की तरह यूज होने वाला कंपाउंड है ये भी। क्या ये बैन हो रखा है, ये भी, इसके बारे में तो बुक में भी लिख रखा है, बैन हो रखा है। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होता है? CH Cl3, इसका बताइए आईयूपीएसी नेम क्या होगा? भाई एक कार्बन पर तो आपका हाइड्रोजन है CH, और उसी कार्बन पर फिर आपके क्या जुड़े हुए हैं? 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्या नाम लिखेंगे आप इसका? 111 ट्राइक्लोरो मिथेन, तो 111 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट लिख दीजिए ट्राइक्लोरो मिथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो मिथेन। An organic reaction used to convert an aryl diazonium salt, अराइल डायजोनियम सोल्ट क्या होता है? अराइल यानी कि एरोमेटिक रिंग है आपके पास, डाइएजो यानी 2 नाइट्रोजन है, और सोल्ट यानी कोई क्लोरीन फ्लोरीन कुछ आपने उस पर जोड़ रखा है, ये हो गया आपका बेंजीन डायजोनियम सोल्ट। पूछ रहे हैं कि इस सोल्ट को जब हम कॉपर हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, यानी इसमें डालते हैं CuCl, और साथ में इसमें डाला जाता है कोई दूसरा सोल्ट, आप लिख दो KCl, तो ये रिएक्शन कौन सी है? कौन सी रिएक्शन है? कॉपर हैलाइड लिख रखा है, बताइए। फिंकलस्टीन में तो आयोडोएल्केन बनता था, गेटरमैन और सैंडमेयर दोनों एक दूसरे की मॉडिफाइड फॉर्म है, बाल्ज साइमन रिएक्शन में फ्लोरोएल्केन फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो ध्यान रखिए, सैंडमेयर रिएक्शन में ही आप कॉपर का हैलाइड यूज करते हैं, गेटरमैन रिएक्शन में इसका हैलाइड होता ही नहीं, Cu और यहां पर लिखा आता है HCl, ये होती है गेटरमैन रिएक्शन। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से कहा जाता है गेटरमैन रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है गैमेक्सेन इज, ये तो आपने अभी पढ़ा था, यहां पर BHC को कहा जाता है। ठीक है, DDT इसको नहीं कहा जाता। क्लोरल का फॉर्मूला बता सकते हो? अभी इसका यूज भी आ जाएगा आगे। क्लोरल, क्लोर यानी क्लोरीन भी है, अल यानी अल्डिहाइड भी लगा हुआ है कहीं ना कहीं, तो याद रखिए क्लोरल का फॉर्मूला होता है CHO CCl3, ये होता है क्लोरल। और इसी क्लोरल को जब आप क्लोरोबेंजीन में डालते हैं तो आपका क्या बनेगा? DDT। ठीक है, इस प्रिपरेशन को याद कर लीजिए, पता चल गया। उसके बाद है इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा?
देखिए पेरेंट चेन तो आपकी यही है, सारे कार्बन एक ही स्ट्रेट चेन में आए हुए हैं, लेकिन प्रेफरेंस तो हम डबल बॉन्ड को ही देंगे, क्योंकि काउंटिंग तो वहीं से करनी होती है जहां से डबल बॉन्ड कम नंबर पर आए आपका। तो इधर से काउंट किया तो 1 2 3, लेकिन इधर से किया तो 1 2 2 पर आ रहा है, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5। बताइए अब इसका नाम क्या होगा? 4 क्लोरो कार्बन कितने हैं? 5। पेंट 2 नंबर पे लगा है डबल बॉन्ड, तो 2 इन 4 क्लोरो पेंट 2 इन, दिखा कहीं पर? सी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है जैम डाइब्रोमाइड, बताइए कौन सा है? चलिए भाई, जैम डाइब्रोमाइड बताइए कौन सा है इनमें से? जैम का मीनिंग क्या होता है? जब एक ही कार्बन पर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हों। इसमें तो एक ही ब्रोमीन है, ये हो ही नहीं सकता। इसमें एक ही ब्रोमीन है, ये नहीं हो सकता। इसमें ब्रोमीन 2 है और एक ही कार्बन पर भी है, ये है। लेकिन इसमें दोनों ब्रोमीन अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, विसिनल हो गया वो, तो समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ। हेलोफॉर्म किससे बनते हैं भाई? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? CHCl3। अगर मैं यहां पर Cl की जगह पे Br3 लगा दूं तो क्या कहोगे इसको? ब्रोमोफॉर्म। अगर मैं आयोडीन लगा दूं तो आयोडोफॉर्म। तो एक बात बताइए, इसमें कार्बन है कितने? एक, यानी आपने मीथेन से ही तो बनाना होता है क्लोरोफॉर्म, तो मीथेन से ही तो बने होते हैं सारे हेलोफॉर्म्स। तो इसमें क्या लिखोगे? मीथेन। ये सारे मीथेन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। यानी मीथेन में जब आप 3 हाइड्रोजन निकालकर 3 हेलोजन जोड़ दोगे तो आपका कोई भी हेलोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं BHC में? BHC अभी आपने पढ़ा था, उसमें डबल बॉन्ड आपसे पूछ रहा है, बताइए। 0, क्योंकि डबल बॉन्ड तो एक भी है ही नहीं उसके अंदर, तो पाई बॉन्ड कहां से लिखें? इसमें 0 ही आएगा इसमें, तो 0। उसके बाद है मेन प्रोडक्ट, बताइए इस रिएक्शन का क्या होगा जब आपने 2 मिथाइल प्रोपीन को रिएक्ट करा दिया है HBr के साथ। 2 मिथाइल प्रोपीन क्या होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, 2 पर लगा है मिथाइल, और प्रोपीन यानी एक डबल बॉन्ड भी है कहीं ना कहीं, तो CH2 CH3, ये बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें जब आप HBr डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहां पर? क्या आपको नहीं लगता ये मार्कोनी एडिशन होने वाला है? और मार्कोनी एडिशन में नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जाकर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन बहुत कम है और जिसके पास डबल बॉन्ड भी है। तो ये ब्रोमीन डायरेक्ट कहां जुड़ने वाला है? इस कार्बन पर। तो ये क्या बन गया? CH3 C CH3 CH3, और इस पर क्या आ गया आपका? Br। क्या नाम लिखोगे अब इसका? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, दिखा कहीं पर? ये रहा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सिल्वर एसीटेट है आपके पास। एसीटेट सुन लीजिए किसको कहा जाता है? एसिटिक एसिड का जब एक H आप निकाल देते हो तो वो एसीटेट बन जाता है। अब उसमें आपने सिल्वर जोड़ा हुआ है, जोड़ दिया, उसमें आपने ब्रोमीन डाला और इन्होंने रिएक्ट की कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, क्या बनेगा यहां पर? क्या आपको नहीं लगता ये बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन आ गई है? और एक कार्बन लेस वाला यहां पर क्या बनता है? हेलोएल्केन। मैंने आपको समझाया था ये CO2 तो बाहर आ जाएगा निकल कर, एक Ag और एक Br अलग से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? CH3 Br। रिएक्शन का नाम क्या है? बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन, बताइए क्या कही जाएगी इसमें से? फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है। डायज़ोनियम
सॉल्ट है उसमें कॉपर का हैलाइड आप डाल चुके हैं, HCl डाल दिया है और वो आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। कौन सी रिएक्शन है ये? क्या आपने क्लोरीनेशन कराया, क्या आपने सैंड में रिएक्शन कराई, क्या पर्किन रिएक्शन हुई है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है? ये है सैंड में रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट और कॉपर का हैलाइड इसी में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लुकास रिएजेंट बताइए कौन सा होगा इनमें से? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को ही लिया जाता है, यही होता है। अपने आंसर को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, गुड। पेपर में कोई दूसरा बताने लग जाए और वो अगर गलत बता रहा है तो आप अपने ठीक किए हुए को भी गलत कर देंगे, है ना? कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट है, एसीटोन रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा? कहीं पर भी आयोडीन और NaOH लिखा हुआ दिखे, समझ लेना ये आयोडोफोम टेस्ट है। क्या है ये? आयोडोफोम टेस्ट। और आयोडोफोम टेस्ट हमेशा वो कंपाउंड देता है जिसमें CH3CO ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, चाहे आगे से हो चाहे पीछे से हो। ठीक है, एसीटोन है, एसीटोन यही तो होता है, तो क्या इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है आपका? बिल्कुल है। तो याद रखिए, इस ग्रुप को तो देख लीजिए, इतनी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्या यहां पर ये आयोडोफोम टेस्ट देगा? अब देगा, लेकिन प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कैसे बताओगे? इतने ग्रुप को निकालकर इस पीछे वाले को देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ही CH3 है, इसी का आयोडोफॉर्म बनने वाला है इसका मतलब। तो एक ही कार्बन का आयोडोफॉर्म क्या बनेगा? CHI3 यही बनेगा, क्योंकि हेलोफॉर्म तो मीथेन के ही बनते हैं। तो क्या बनाओगे इसका? ये बनाओगे आप इसका। ठीक है, उसके बाद है DDT जो प्रिपेयर आप करते हो, उसमें क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराते हो? अभी पढ़ के आए थे क्लोरल के साथ, ये होता है वो क्लोरल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक A नाम का कोई सब्सटेंस है, उसमें आपने डाल दिया CCl4 और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, सैलिसिलिक एसिड बन गया। याद रखना, CCl4 KOH, ये इसकी जगह पे आपको कहीं ना कहीं CHCl3 भी लिखा हुआ मिल सकता है और KOH मिल सकता है, या तो ये लिखा हुआ मिल जाए या फिर ये लिखा हुआ मिल जाए। इस रिएक्शन को कहा जाता है रेमर टीमन रिएक्शन। रेमर टीमन रिएक्शन। और रेमर टीमन रिएक्शन में बच्चों क्या बनता है आपका? सैलिसिलिक एसिड बनता है। कब बनता है? इसके केस में। अगर वो आपने ले रखा है तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, इस चीज को भी ध्यान में रखिए, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा इसके केस में। और ये रिएक्शन आपकी कौन देता है? फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल ही ये रिएक्शन दे सकता है, यहां पर हो जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बताइए, आपने ब्रोमो इथेन लिया, उसमें X क्या डाला होगा आपने कि कोई आपका प्रोडक्ट बना और उस प्रोडक्ट में आपने फिर से कोई Y डाल दिया, ये बन गया आपका। क्या हो सकता है? थोड़ा सा देखिए, समझिए इसको, ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपने ये डालने की सोची, ये पहले से ही हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन, इनके बीच में क्या रिएक्शन होगी? कुछ भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सेकंड में दे रखा है CH3NH2, अमाइन हेलोजन के साथ डायरेक्ट ऐसे रिएक्ट कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा भी तो सेकेंडरी अमाइन बना के बैठ जाएगा यहां पर, क्योंकि इसका एक H और ये Br निकल के चला जाएगा यहां से, ये C2H5 उधर से आगे जुड़ेगा, ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, हो ही नहीं सकता। बच गई वो। KCN डाल दिया, उसमें भी KCN है, सोचिए C2H5Br है, KCN डाल दिया आपने इसके अंदर, क्या बन गया? ये KBr तो बाहर आ गया, जुड़ गया इसमें C2H5Cn। आगे क्या बनाया हुआ है? C3H7NH2। एक बार इसके कार्बन हाइड्रोजन काउंट करना कितने हैं?
इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, CH3 CH2 CN। 2 3 तो कार्बन हो गए, 5 इसमें हाइड्रोजन है और एक है नाइट्रोजन, यही है। कसर कितने की है इसमें? 2 तो हाइड्रोजन चाहिए और 2 ही, मतलब नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या किया जाए भाई, इसके अंदर रिडक्शन कराया जाए इसका, LiAlH4 डाल दो इसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड टूटकर क्या बन जाएगा, NH2। ये यहां पर आ जाएगा आपका 7, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। उसके बाद है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, बताइए क्या बनेगा? ए बनेगा, प्रोपेन 2 ओल। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, क्या यही बनेगा? आपके पास है CH3 CH2 CH2 Br, ब्रोमोप्रोपेन है आपके पास। आपने उसमें डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बीटा एलिमिनेशन कराएगा यहां पर। एक तो ये ब्रोमीन निकलेगा, एक इस कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, ये बन गया एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। फिर कह रहा है उसमें आपने डाला HBr, ये मार्कोवनी एडिशन लग गया फिर से इसमें, ये Br जुड़ गया बीच वाले कार्बन पर, ये बन गया CH3 CHBr और इधर आ गया CH3। फिर कह रहा है उसमें डाल दिया एक्वस KOH, और एक्वस KOH क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन। K तो यहां से भाग गया Br के साथ, OH यहां पे जुड़ गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी प्रोपेन 2 ओल ही बन गया इसके अंदर। इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। रिएक्शन जब तक याद नहीं होंगी तो समझ लेना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप, ना कोई कन्वर्जन कर सकते हैं वहां पर। तो रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैडम ये एक पेज 2 बार डल गया इसमें। चलिए फिर उस पर वैसे भी 3-4 ही क्वेश्चन है, वैसे डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। इसको पढ़ के आना है, अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। एक इसी चैप्टर की, और ये मान लो कोई 20-30 क्वेश्चन और लेके आता हूं मैं, कवर ही हो जाएगा पूरा आपका, ठीक है। तब तक इसको प्रिपेयर कर लेना, ये भेज देंगे आपके पास।